इस प्लेन में हमें मिलता है हा, जो अपनी बेटी लिन के साथ ट्रैवल कर रहा होता है, लेकिन हा क्लियरली खुश नहीं होता क्योंकि लिन का बॉयफ्रेंड शेन भी उसी फ्लाइट में होता है। उनके बीच टेंशन बढ़ने ही वाली होती है कि अचानक प्लेन फिर से जोर जोर से हिलने लगता है। टर्बुलेंस इतना खतरनाक होता है कि सारे पैसेंजर्स पैनिक हो जाते हैं और तुरंत ऑक्सीजन मास्क पहन लेते हैं। और जैसे पहले हुआ था, ये प्लेन भी बर्म्यूडा ट्रायंगल के ऊपर से गुजर रहा होता है। धीरे धीरे प्लेन के सारे सिस्टम्स फेल होने लगते हैं, एक एक करके सब बंद होने लगता है। तभी अचानक वही जायंट बर्ड्स फिर से आ जाते हैं और प्लेन से टकराने लगते हैं। एक इंजन में तो आग तक लग जाती है। अब सिचुएशन पूरी तरह क्रिटिकल हो जाती है। प्लेन का एक हिस्सा हवा में ही टूटकर अलग हो जाता है और कई पैसेंजर्स बाहर गिर जाते हैं। इस पूरी केओस के बीच समहाउ लिन तक पहुंच जाता है। मीनवाइल पायलट्स किसी तरह प्लेन को नीचे लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन स्मूथ लैंडिंग तो दूर की बात है, प्लेन तेज स्पीड से समुद्र में क्रैश हो जाता है और एक चट्टान से टकराता है। इंपैक्ट इतना जोरदार होता है कि प्लेन दो टुकड़ों में बंट जाता है। पैसेंजर वाला हिस्सा हवा में घूमता हुआ आइलैंड के किनारे जा गिरता है। कुछ देर बाद होश में आता है। वो जिंदा होता है लेकिन काफी घायल होता है। चारों तरफ का सीन देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। प्लेन पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुका होता है और बहुत कम लोग बचे होते हैं, लेकिन असली प्रॉब्लम अभी शुरू होती है। उन्हें जल्दी ही समझ आ जाता है कि आइलैंड पर पीने का पानी नहीं है और किसी के फोन में नेटवर्क भी नहीं है। सिचुएशन की सीरियसनेस समझते हुए सब लोग पैसेंजर्स के सामान से काम की चीजें इकट्ठा करने लगते हैं ताकि सर्वाइव कर सकें, लेकिन अंदर ही अंदर हेई को सच पता होता है। इस तरह वो ज्यादा से ज्यादा 2 दिन ही सर्वाइव कर सकते हैं। हिम्मत जुटाकर वो डिसाइड करता है कि वो जंगल के अंदर जाएगा खाने और पानी की तलाश में। उसके साथ शेन और एक प्रोफेसर भी जाते हैं जो क्रैश से बच गया था। तीनों जंगल के अंदर जाते हैं। काफी देर चलने के बाद उन्हें एक छोटा सा हट मिलता है। ऐसा लगता है जैसे ये वही सोल्जर ने बनाया था जो 1945 में क्रैश के बाद बच गया था। हट के अंदर उन्हें कुछ वेपन्स मिलते हैं और एक डायरी भी मिलती है जो इंग्लिश में लिखी होती है। प्रोफेसर उसे पढ़ता है और फिर एक शॉकिंग बात बताता है। इस आइलैंड पर जायंट खतरनाक मॉन्स्टर्स रहते हैं। ये सुनते ही हार्ट टेंशन में आ जाता है और तुरंत शेन के साथ वापस शोर की तरफ भागता है ताकि बाकी लोगों को वार्न कर सके। क्रैश साइट पर एक आदमी फेंक बची हुई आखिरी पानी की बोतल को लेकर फ्लाइट अटेंडेंट से झगड़ा कर रहा होता है। तभी एक और आदमी ले आता है और फेंक पर हमला कर देता है। दोनों के बीच समुद्र के किनारे जोरदार फाइट शुरू हो जाती है। एक आदमी उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन बाकी लोग बस खड़े होकर तमाशा देख रहे होते हैं जैसे कोई शो चल रहा हो। तभी ली की प्रेग्नेंट वाइफ जिया आती है और उसे खींचकर दूर ले जाती है। किसी तरह दोनों को अलग किया जाता है, लेकिन तभी समुद्र के पानी में कुछ हलचल होती है। सबका ध्यान उधर जाता है और कुछ ही सेकंड में वही विशाल क्रोकोडाइल अचानक बाहर आकर उस आदमी पर हमला कर देता है जो फाइट रोक रहा था और उसे तुरंत मार देता है। अब सबके अंदर डर पूरी तरह बैठ जाता है। ली तुरंत सबको वहां से दूर ले जाने लगता है। कुछ देर बाद जब शेन और प्रोफेसर वापस आते हैं तो उन्हें उस क्रोकोडाइल के बड़े बड़े फुटप्रिंट्स दिखते हैं। उन्हें समझ आ जाता है कि सिचुएशन कितनी डेंजरस है और वो उसके निशानों का पीछा करने लगते हैं। उधर क्रोकोडाइल पहले ही सर्वाइवर्स का शिकार करना शुरू कर चुका होता है। एक एक करके उन्हें हंट कर रहा होता है। इस केओस में फैंग और एक लड़की साओ एक तरफ चले जाते हैं, जबकि ली, जिया, लिन और बाकी लोग दूसरी दिशा में। कुछ समय बाद ली का ग्रुप एक साफ नदी तक पहुंचता है। उन्हें लगता है यहाँ सेफ है तो सब थोड़ा रेस्ट करते हैं, पानी पीते हैं, खुद को साफ करते हैं। लेकिन तभी बुशेस में कुछ आवाज आती है। सब डर के मारे फ्रीज हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो देखते हैं कि बुशेस से शेन और प्रोफेसर निकल रहे हैं, उन्हें राहत मिलती है। पर तुरंत सबको चुप रहने को कहता है। कुछ आसपास है और फिर वो दिखता है। एक बड़े पत्थर के पीछे वही क्रोकोडाइल छिपा हुआ होता है, हमला करने के लिए रेडी। एक पैसेंजर बिना जाने उसकी तरफ बढ़ता है और अगले ही पल क्रोकोडाइल उसे पकड़कर खा जाता है। फिर से पैनिक फैल जाता है। सब जान बचाकर भागने लगते हैं। क्रोकोडाइल सीधा को टारगेट करता है, उस पर कूदता है, लेकिन तुरंत पास की चट्टान पर कूदकर खुद को बचा लेता है। इसी बीच एक और आदमी का पैर पत्थरों में फंस जाता है और क्रोकोडाइल उसे भी बेरहमी से मार देता है। अब समझ जाता है कि खुले में रहना मतलब मौत है, तो वो सबको वापस सोल्जर वाले हट में ले जाता है। वहां से वो वेपन्स उठाते हैं और डिसाइड करते हैं कि रात यहीं बिताएंगे। अगली सुबह जल्दी उठकर जंगल में फ्रूट्स ढूंढने चला जाता है। उधर फैंग और साओ भी जिंदा होते हैं। चलते चलते उन्हें एक बड़ा स्पाइडर वेब मिलता है। गलती से साओ एक पेड़ से टकरा जाती है और उस पर एक चिपचिपा हरा लिक्विड गिर जाता है। फैंग उस पर हंसता है और दोनों पास की नदी में उसे साफ करने चले जाते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता होता वो लिक्विड एक्चुअली जायंट स्पाइडर्स के एग्स थे। उधर हट पर लिन उठती है और शेन के साथ बाहर को ढूंढने जाती है, लेकिन बाहर आते ही दोनों फ्रीज हो जाते हैं। चारों तरफ जायंट स्पाइडर्स घिरे हुए होते हैं। लिन तुरंत अंदर जाकर सबको उठाती है, गिया और ली को भी। सब समझ जाते हैं कि अब बचने का एक ही तरीका है, चुपचाप निकलना बिना आवाज किए। ली एक स्टिक लेकर धीरे धीरे सबको आगे ले जाता है, लेकिन तभी एक स्पाइडर का चिपचिपा लिक्विड एक आदमी पर गिरता है। वो पैनिक करता है और अगले ही पल स्पाइडर उसे मार देता है। अब सब जान बचाकर भागने लगते हैं। स्पाइडर्स उनके पीछे पीछे दौड़ते हैं। उनकी चीखें पूरे जंगल में गूंजती हैं और ये आवाज तक पहुंचती है जो ज्यादा दूर नहीं होता। जैसे ही वो ये सुनता है उसे समझ आ जाता है कुछ गड़बड़ है और वो तुरंत वापस दौड़ पड़ता है। उधर ग्रुप भागते भागते अचानक रुक जाता है क्योंकि सामने एक स्पाइडर रास्ता रोक कर खड़ा होता है। वो जिया और ली पर हमला करने ही वाला होता है। तभी प्रोफेसर आगे आता है और उस पर पत्थर फेंकता है।
फिर वो खुद को अलग करके जंगल में भाग जाता है। ली और शेन उसे फॉलो करना चाहते हैं, लेकिन और स्पाइडर्स आ जाते हैं, जिससे उन्हें दूसरी तरफ भागना पड़ता है। कुछ देर बाद वो बुशेस में छिप जाते हैं, सांस रोके बैठे रहते हैं। स्पाइडर्स ऊपर पेड़ों पर चढ़ जाते हैं और तभी हे वहां पहुंचता है। वो सबको छिपा देखता है और ऊपर स्पाइडर्स को भी नोटिस कर लेता है। ग्रुप के पास जाने की बजाय वो जोर से चिल्लाता है ताकि स्पाइडर्स का ध्यान उसकी तरफ जाए, और ऐसा ही होता है। स्पाइडर्स उसके पीछे दौड़ पड़ते हैं और बाकी लोग सेफली निकल जाते हैं। हाँ, तेजी से भागता हुआ हट तक पहुंचता है। अंदर प्रोफेसर भी संभाव बचकर पहुंच चुका होता है, लेकिन स्पाइडर्स अभी भी बाहर होते हैं और कुछ ही देर में हट पर हमला कर देते हैं। इस स्ट्रगल में प्रोफेसर बुरी तरह घायल हो जाता है और मर जाता है। अब हे अकेला रह जाता है। एक स्पाइडर उस पर हमला करता है। मजबूरी में हाथ दीवार तोड़कर बाहर निकलता है। फिर वो ग्रेनेड निकालता है, पिन हटाता है और स्पाइडर पर फेंक देता है। बूम एक्सप्लोजन में स्पाइडर खत्म हो जाता है और हाँ, वहां से भाग निकलता है। उधर ली ग्रुप को लेकर आगे बढ़ रहा होता है और वो एक नदी तक पहुंचते हैं। जैसे ही वो उसे पार करने की कोशिश करते हैं, क्रोकोडाइल फिर से हमला करता है। इस बार टारगेट होती है लिन। तभी शेन बिना सोचे समझे उसके सामने कूद जाता है उसे बचाने के लिए, लेकिन आखिरी पल में हाँ आकर शेन को खींच लेता है और उसकी जान बचा लेता है। क्रोकोडाइल वापस पानी में चला जाता है फिलहाल के लिए। इस घटना के बाद लिन इमोशनल हो जाती है, हाँ को हक करती है और अपने बिहेवियर के लिए सॉरी बोलती है। दूसरी तरफ फेंक और साव नदी के पास होते हैं। साव जैसे ही पानी में जाती है, क्रोकोडाइल नीचे से हमला करता है। वो फेंक का पैर पकड़ती है मदद के लिए, लेकिन फेंक उसे बचाने की बजाय उसे लात मारकर छोड़ देता है और साव क्रोकोडाइल के साथ पानी में खींच ली जाती है। आगे चलकर हे और बाकी लोग 1945 वाले प्लेन के रैकेज तक पहुंचते हैं। वहां उन्हें एक मशीन गन और एक रेडियो मिलता है। रेडियो सही से काम नहीं करता, लेकिन लिन की मदद से वो मिलिट्री से कांटेक्ट कर लेते हैं। मिलिट्री हेल्प भेजने के लिए रेडी हो जाती है। अब सब शोर की तरफ बढ़ते हैं। रास्ते में उन्हें फैंग फिर से मिल जाता है जिंदा। हाँ, उसे साफ वार्निंग देता है, लिन और शीन से दूर रहना। आगे एक बड़ी नदी आती है जिसे पार करना जरूरी है। जिया प्रेग्नेंट होती है, इसीलिए वो स्विम नहीं कर सकती। तो सब मिलकर उसके लिए एक राफ्ट बनाते हैं। हाँ रस्सी लेकर तैरकर दूसरी तरफ जाता है ताकि राफ्ट को खींच सके। सब ठीक चल रहा होता है, तभी हाँ को कुछ अजीब महसूस होता है। वो पानी में देखता है क्रोकोडाइल उनकी तरफ तेजी से आ रहा होता है। सब पैनिक हो जाते हैं। हाँ, जल्दी से शेन और लिन को बाहर निकालता है। फेंक डरकर वापस भाग जाता है। ली सिचुएशन समझकर खुद को सैक्रिफाइस कर देता है। वो राफ्ट को पुश करता है और खुद पीछे रह जाता है। जिया ये देखकर टूट जाती है। अब क्रोकोडाइल फिर से अटैक करता है। हाँ मशीन गन से उस पर फायर करता है और सबको भागने को कहता है। क्रोकोडाइल हाँ के पीछे पड़ जाता है। इस दौरान फैंग गिर जाता है। लिन उसे बचाने वापस आती है, लेकिन फेंक उसे ही क्रोकोडाइल की तरफ धक्का देकर खुद भाग जाता है। तभी हाँ फिर आता है और फायर करके क्रोकोडाइल का ध्यान हटाता है, लेकिन केओस में एक गोली फेंक को लग जाती है। फेंक डर के मारे हार्ट अटैक से वहीं मर जाता है और क्रोकोडाइल उसे खा जाता है। रात तक सब एक केव तक पहुंचते हैं। अंदर क्रोकोडाइल आराम कर रहा होता है। शेन गिया को बाहर जाने को कहता है और हाँ धीरे धीरे अंदर जाकर लिन को ढूंढता है, जो क्रोकोडाइल की टेल के पास फंसी होती है लेकिन जिंदा होती है। तभी क्रोकोडाइल जाग जाता है। हाँ, उस पर फायरिंग शुरू कर देता है। शेन मौका देखकर लिन को बाहर निकाल लेता है। फिर हाँ क्रोकोडाइल को अंदर की तरफ खींचता है। शेन एक्स लेकर वापस आता है और हाँ उससे ग्रेनेड ढूंढने को कहता है। शेन ग्रेनेड ढूंढ लेता है। पहले एक्स फेंककर क्रोकोडाइल का ध्यान खींचता है और फिर सही मौके पर ग्रेनेड उसके मुंह में फेंक देता है। एक्सप्लोजन से क्रोकोडाइल अंदर से हिल जाता है और गिर जाता है। सबको लगता है सब खत्म हो गया, लेकिन अचानक क्रोकोडाइल फिर से जिंदा होकर हाँ पर हमला करता है। इस बार हाँ तुरंत रिएक्ट करता है, डैगर लेकर उस पर कूदता है और उसकी गर्दन से पेट तक चीर देता है। अब सच में सब खत्म हो जाता है। शेन और हाँ बाहर आते हैं। लिन और जिया उन्हें जिंदा देखकर खुश हो जाती है। अब सब शोर की तरफ बढ़ते हैं और जैसे ही वो वहां पहुंचते हैं, सुबह की रोशनी में दूर से रेस्क्यू हेलीकॉप्टर्स आते दिखते हैं और यहीं उनकी ये डरावनी नाइटमेयर फाइनली खत्म होती है।